लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो हालात मुल्क के बन के सामने आ रहे हैं माशी तौर पे, और ये IMF के साथ मामला तय हो नहीं पा रहे, अब उन्होंने इशारा दे दिया है, वही बात जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा था कि आप अगर वेस्ट की बात नहीं मानोगे, आपको IMF की कोई मराहत नहीं मिलेंगी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अली नासिर कैसे डिस्कशन कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और इसमें सबसे बड़ा अगर डिस्कशन ये है कि ये स्टार्टिंग में सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट को आंखें दिखाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं IMF ने इशारों में कह दिया है कि पाकिस्तान के लिए कोई लोन IMF के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान फिर से एक पाकिस्तान की मईशत फिर से एक खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है। और कैसे आज पाकिस्तान के जो हालात है जो वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कैसे डॉलर के बारे में डिस्कशन करते हुए अली नासिर सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अगर डॉलर हमारे पास होगा ही नहीं तो कैसे, कहां से और स्मगल कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि ऐ मेरे रब, मोहताजी हो तो सिर्फ तेरी जात की हो और किसी की ना हो। अब हमारे साथ जनाब अमीन यूसुफ साहब बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अमीन यूसुफ साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है अमीन यूसुफ साहब, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो हालात मुल्क के बन के सामने आ रहे हैं माशी तौर पे, और ये IMF के साथ मामला तय हो नहीं पा रहे, अब उन्होंने इशारा दे दिया है, वही बात जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा था कि आप अगर वेस्ट की बात नहीं मानोगे, आपको IMF की कोई मराहत नहीं मिलेगी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप लोग बज़िद क्यों हैं? कौन सी गुलामी है जो आपको नामाकूल महसूस होती है? अब क्या कल की गुफ्तगू और कल की बात और कल के इशारों से ये पता नहीं लग गया कि IMF ने वाज़े इशारा दे दिया है कि वहाँ जाओ, वहाँ दस्तक लो, दो, उनसे पूछ के आओ, उनसे इजाज़त लेकर आओ, फिर ही पैसे मिलेंगे। जी देखिए, 2 साल से आप कह रहे हैं एडवाइस देते, तो आपने एडवाइस पहले अभी भी दे देते आप, थोड़ी सी तो ज्यादा बेहतर हो जाती। तो अब कह रहे हैं मैं 2 साल से एडवाइस दे रहा हूँ, 2 साल अभी भी दे रहा हूँ, रोज दे रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ। अच्छा, स्पेशल किस्म की एडवाइस देना सर आप प्रोग्राम के अलावा भी लिख के दें। देखिए, जो मसला ये है कि अब ऑब्वियसली हम IMF के पास क्यों जाते हैं, इसका रीजन देखिए ना। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। ठीक है ना, आपने कभी जिंदगी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने सोचा ही नहीं। गाड़ियों के बड़े बड़े प्लांट लगा दिए, असेंबल करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीजें होती नहीं, किटे भी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते, ज्यादातर चीजें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते, खाने पीने की चीजें आप बाहर से कितनी आ रही होती हैं। तो इस पे हमने कभी काम ही नहीं किया। ये छोड़ो ना, तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट एक जमाने में हमारा केमिकल था। आप केमिकल के चैंपियन हो, मुझे ये बताओ, आप पाकिस्तान में केमिकल बाहर से आ रहा है? सर केमिकल का देखें, केमिकल लोकली भी बनता है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सारा इंपोर्ट होता है। कितनी चीजें लोकली भी बनती है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है ना मेरे भाई। अब जिस चीज का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो अब ठीक है, केमिकल को खाता तो नहीं, वो तो आप कपड़ों में यूज हो रहा, आपके फिनिशिंग में यूज हो रहा था, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, ये तो वैल्यू देता है ना आपका ये प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल तो वैल्यू दे रहा होता है। अब आप दूसरी चीजें आती हैं जो फालतू चीजें आ रही हैं, वो तो कोई वैल्यू नहीं देती। मसला सिर्फ यही है कि इंपोर्ट ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है, रेमिटेंस हमारी वैसे ही नीचे जा रही है। ऑब्वियसली जब अब ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में इतना बड़ा डिफरेंस होगा, अब तो 3 रेट हो गए है ना भाई। एक तो ओपन मार्केट हो गया, एक इंटरबैंक हो गया, एक अलग अनऑफिशियल रेट हो गया जो चल रहा है 10-15 रुपए ऊपर नीचे जो हो रहा है। तो वो अब लोग लगाए बता डॉलर ही लेंगे। जब आप इस किस्म की ओपन चीजें रखेंगे, इतनी सख्तियां नहीं रखेंगे, मजे से जाके आप करेंसी एक्सचेंज कंपनी से जाके बगैर बिल के आप ले लेंगे डॉलर और आप लॉकरों में रख देंगे। ये नहीं कि आपने सख्ती नहीं की, यहाँ से डॉलर जा रहा, क्यों जा रहा है भाई, इन्वेस्टिगेट करो। अरे सर, आपको सारी स्टोरी का पता है, कोई स्मगलिंग वगलिंग का मामला नहीं है। स्मगलिंग के अंदर कितना डॉलर चला गया होगा, ये तो आवाम को ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए कहानी बनाई है। कितनी स्मगलिंग हो गई होगी। बात सुन ले, इंपोर्ट के लिए जो आपके पास डॉलर नहीं है, आपने स्टेट बैंक ने तो कह दिया ना भाई हम नहीं दे सकते,
आप खुद अपने वसाइल से कर लें। तो भाई जिसकी अगर पोर्ट में शिपमेंट पड़ी हुई है तो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा क्या, क़यामत तक बैठा रहेगा? कुछ ऐसी चीजें जो खराब भी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो ओपन मार्केट से लेगा और कुछ ना कुछ करके भेजेगा। आपने खुद अलाउ कर दिया, ऑब्वियसली आपके पास डॉलर नहीं, आप क्या करोगे, आपके पास रिजर्व तो है ही नहीं कि आप दे सको। तो ये चीजें तो होनी है ना ऑब्वियसली, जब ये इस किस्म की चीजें होंगी तो ऐसा होगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे क्यों काम नहीं हुआ, इस पे इन्वेस्टिगेट करें भाई, उस पे काम करें, कोई इंडस्ट्रीज लगाएं, आप देखें, वरना तो फिर इंपोर्ट ऐसी पॉलिसी लेके आओ भाई। अमीन यूसुफ साहब, आप 5 साल की पॉलिसी लेके आ जाओ मेरे भाई, ये चीजें अलाउ है, ये 5 साल तक अलाउ नहीं होंगी। देखें, मैं अमीन यूसुफ साहब, आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, अक्लमंद आदमी, काफ़ी अरसे से मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज और उसके अलावा भी, मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल ही नहीं है। कल भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था, आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ। आप देखें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की आप बात करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने में 5 या 10 साल लगेंगे ना आपको। फैक्ट्री लगाओगे, रिसर्च करोगे, सिस्टम्स बनाओगे, 5-10 साल से पहले होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक दिन भी जाया नहीं करो ना, अभी से शुरू करो ना, अभी थिंक करोगे तो काम होंगे ना। अभी सस्टेनेबल है या नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी, आप आज का बताओ ना, कल परसों जो करेंगे छोड़ो, आज बताएं सस्टेनेबल है नहीं है। यार अभी तो जैसे हालात आप खुद देख लें, आपके पास रिजर्व्स नहीं, आपका बड़ा मसला तो रिजर्व्स का ही है ना भाई। जब आपके पास रिजर्व नहीं है तो सब चीजें, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है? इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा हुआ है कि डॉलर महंगा है, आप कन्वर्जन करते हैं, आपकी सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं तो आपकी चीजें महंगी मिल रही हैं। यही एक सबसे बड़ा रूट कॉज तो यही है ना कि आपके पास रिजर्व्स नहीं है, बिल्डअप नहीं होते। अभी आप देख लें, लोगों ने जो डॉलर लेके रखे हुए वो कहाँ है? लॉकरों में पड़े हुए। अगर वही डॉलर नहीं, बाहर ही रखे हुए हैं भाईजान, इधर कौन लाया है? बाहर ही रखे हुए हैं। अरे आप फेसबुक के ऊपर तस्वीरें नहीं देख रहे सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की? कोई कहीं घूम रहा है, कोई दुबई में घूम रहा है, कोई अल्लाह माफ करे, ये लोग सब उम्रे पे जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं अपना, उम्रे का पूरी तस्वीर भेजते हैं कि जी हम उम्रा कर रहे हैं। उम्रा आजकल सस्ता तो नहीं है, अल्लाह ताला और सादत दे आपको, मुझे, हम सबको दे। ये पूरा जो बाहर घूम रहे होते हैं, यूरोप घूम रहे होते हैं, तो ये कहां से आ रहा है? जा रहे हैं ना सर, किसी के पैसे नहीं जा रहे हैं, हम वो क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते ना, वो उम्रे पे जाए, दुबई जाए, कहीं भी जाए। नहीं, नोटू, मैं क्रिटिसाइज करने वाला कौन हूं? मैं तो कह रहा हूं मुझे और आपको भी अल्लाह ताला सादत दे, ज्यादा हम भी करें, पर नोटू हैं तो जा रहे हैं ना, नोटू हैं तो जा रहे हैं ना। नहीं देखिए सर, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिजनेसमैन तो टैक्स भी दे रहा होता है ना, कौन से लोग पूरे टैक्स देते हैं? ठीक है, अगर टैक्स एक बंदा दे भी रहा है ना तो भाई वो तो उसकी मर्जी, कहीं भी जाए, उसको आप छोड़ दें। आप अपनी अब थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो, आप दूसरी साइड पे जा रहे हो। क्यों कर रहा हूं मैं? आप मुझे ये बताएं कि जिस ताजिर सनतकार को बुला रहा हूं वो ऐसे रो रहा है जिस तरह वो औरत रो रही होती है जिसके 10 बच्चे हो जाते हैं और वो कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। आपके सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट अरबोपति, खरबोपति, अय्याश डॉलरों में खेल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए। ये क्या बात है? ये ड्रामा है, झूठ है ये। अली भाई, बिजनेस तो इफेक्ट हुआ है, आप मान नहीं रहे, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिजनेस इफेक्ट नहीं हुआ आपके ख्याल में? क्या मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन इफेक्ट नहीं हुआ, आप बिजनेस बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बिजनेसमैन इफेक्ट नहीं हुआ। बिजनेस इफेक्ट हुआ तो मुझे उससे लेना भी इफेक्ट होगा यार। कारोबार अगर नीचे जाएगा ऑब्वियसली तो वो क्या मतलब, वो उसको इफेक्ट नहीं आएगा यार, हर जगह आएगा। आप अपने चैनल को देख लो, आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट पहले मिलती होंगी, 1 साल 2 साल एनालिसिस कर लो और अभी का कर लो तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह का करम है, मेरे प्रोग्राम में तो बढ़ ही रहे हैं इश्तिहार। हाँ खैर, जी आप माशाल्लाह से बहुत माशाल्लाह से स्मार्ट आदमी हो, तो आपका शो बड़ा अच्छा चलता है, इसलिए आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो आप दूसरे चैनल्स में भी देखें, हर जगह आप तो ओवरऑल पिक्चर देखोगे ना यार। हाँ, ये देखिए, मैं आपकी बात ये तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि कारोबार का पहिया जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अब मैंने आपके साथ जीरा करनी है, जीरा। मैं अब आपके साथ जीरा करके मैं अभी बड़ तैयारी होकर बैठा हूं भाई। ये जो स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों ने 12-15 साल से मंजन बेचा, अब आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपको पता लग गया मैं आपको जाल में फंसा लूंगा। बात यह है कि इसकी भरपाई कौन करेगा? चलो गोल्ड वाली बात तो हो गई, आप भी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो गए थे कुछ अरसा पहले। लोगों को क्यों गुमराह किया? स्टॉक एक्सचेंज, अर्निंग्स मल्टीपल्स, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? भाई उसका जिम्मेदार जो इन्वेस्टमेंट करता है वो खुद है। आप किसको कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे कोई गन पॉइंट पे तो आपको नहीं कहता कि ले लो शेयर्स, ये गन आपके सर पे रखता है कि आप शेयर्स ले लो, ये बेच दो। भाई आप तो मुनाफे के लिए आते हो, तो आप अगर गोल्ड में ले रहे हो, अगर गोल्ड उल्टा हो जाता और इंटरनेशनल नीचे गिर जाता तो आप क्या करते? आपका एनालिसिस ही गलत है।
एनालिसिस गलत है, तब अदानी फिर तो फंसता ही ना। अगर आप वाली बात मान ली जाए तो अदानी तो अभी भी अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिटर्न देते हैं। मैं देखिए स्क्रिप्ट्स का नाम ले लूंगा, अच्छी बात नहीं है, फिर वो गलत हो जाएगा, लेकिन आप खुद एनालिसिस करके देख लें। कुछ पे आउट्स भी कंपनी अच्छा देती है, डिविडेंड्स भी देती है, ऐसे नहीं है कि खाली कुछ भी नहीं मिलता। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डॉलरों में कुछ भी नहीं रखा। इसको रातों रात पैसे बनाने, भाई रातों रात पैसे बनाने तो रातों रात पैसे चले भी जाएंगे। एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, एक केयरलेस इन्वेस्टर होता है और एक डे ट्रेडर होता है। आप तो बड़े चीने पकड़ के लाए थे, आधी रात को चीने पकड़ के लाए थे कि ये चीने आ गए, मार्केट बच जाएगी। कौन जिम्मेदार है आप डाल उसका? सकते हैं स्टॉक मार्केट किसी के हाथ में नहीं है कि एक बंदे के को उसको ऊपर कर देगा नीचे कर देगा। आप तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में कहीं से भी ट्रेडिंग आपके साथ बहस हुई, मैंने आपको कहा ये म्यूचुअलाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन क्या गेम कर रहे हो? आपने कहा बड़ा अच्छा हो रहा है मार्केट के लिए। क्या अच्छा हुआ मार्केट के लिए बताएं जरा। आपने बोला म्यूचुअलाइजेशन क्या फायदा हुआ डीम्यूचुअलाइजेशन म्यूचुअलाइजेशन काम करके? देखिए ये तो आप उनसे पूछे, एक्सचेंज से पूछे, एससीसीपी से पूछे, मेरे से तो नहीं पूछे। मैं तो ब्रोकर हूँ। मैं तो अगर हमने तो कर दी है सारी चीजें। तो नोटू तो आपका लगा हुआ था ना, नोटू आपका लगा हुआ था। स्टेक होल्डर आप हो, आप बोल रहे हो मुझसे ना पूछो। PSX का शेयर अगर देखें तो बहुत नीचे आ गया, 28 रुपए का होता था। हाँ। अभी 7.5-8 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। तो नुकसान तो हमें ज्यादा हुआ है ना। हाँ, ब्रोकर को हुआ है, इन्वेस्टर को क्या हुआ है? नहीं इन्वेस्टर को भी हुआ है। जो स्टॉक है वो तो चने मुरमुरे के भाव पे, अगर डॉलर में देखा जाए तो डॉलर में देखा जाए तो चने मुरमुरे के भाव पे। चली गई। आप इन्वेस्टर की रोते रहते हो, जो पार्टिसिपेंट है उसको भी तो नुकसान हुआ है, आप वो देख ही नहीं रहे हो। अब आप लोग अब एक एंगल तो एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड आप मिस कर रहे हो। अब पार्टिसिपेंट नहीं, अब आप भी इन्वेस्टर ही हो, आप भी तमाशाई हो, आप भी PSL के मैच के तमाशाई हो, खिलाड़ी आप भी नहीं हो। दिल खुश नहीं करो अपना पार्टिसिपेंट। खेलते हैं ना कुछ करते हैं भाई, ये कोई और ही लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, नाम बताएं। मुझे क्या पता सर, आप इन्वेस्टिगेट करें। आप मीडिया में होते हैं, मैं मीडिया का बंदा थोड़ी हूँ। नहीं मैं नाम ले दूं? अभी तो आपने बोला है कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते मिल